उनसे ही मेरा यही सवाल है, आपका पहला सेमिनार कब देखा, आपका उसके ऊपर क्या प्रभाव गया और आपके अंदर क्या बदलाव हुए, क्या अचीवमेंट हुई? गणपत जी आओ। नमस्कार नमस्कार जय आरसीएम। जैसा कि नाम गणपत गिरधर, जींद हरियाणा से हूँ और इस बिज़नेस को 4-5 साल से सीख रहा हूँ। उससे पहले की मैं बात करूँ तो 2005 में ये बिज़नेस मेरे पास आया था और मैंने इसको दरकिनार कर दिया। जो व्यक्ति मेरे पास लेके आए थे आज वो बहुत ही अच्छी पिन पे हैं, बड़ी पिन पे हैं। उसके बाद 2014-15 में जब बिज़नेस आया फिर भी मैंने इसको नहीं समझा। मेरे पास ये बिज़नेस लेके आए अभी जो बोल रहे थे, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, आदरणीय पवन सैनी जी। एक बार मैं चाहूँगा इनके लिए क्लैपिंग करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। पवन सैनी जी और इनकी मिसेज मंजीत जी ने मुझे चलना सिखाया। मुझे कुछ भी नहीं पता था और पवन जी ने 2014 में ज्वाइन कराया मुझे। 3-4 साल मैंने कुछ नहीं किया, आते रहे मेरे पास, बार बार मुझे कोशिश करते रहे चलाने की। लेकिन उसके बाद सुनील कागसर जी हमारे अपलाइन है, उनको लेके आए, फिर भी मुझे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि अच्छा कपड़े का काम था, उसमें मेरा कपड़ा बेचता था मैं, अच्छी इनकम आ रही थी, पैसे की तरफ से इतनी खास तंगी नहीं थी, इसलिए मैं इसको सीखना भी नहीं चाहता था और मैं करना भी नहीं चाहता था। फिर मुझे सुनील कागसर जी और पवन सैनी जी पानीपत लेके गए। वहाँ आदरणीय बीसी छाबड़ा जी का सेमिनार था और उनका सेमिनार जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम करते करते मुझे, ठीक है रोटी पानी अच्छी मिल जाएगी, दाल रोटी से भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन जो एक शरीर है इसके साथ दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें सर ने बताई। ज़्यादा गहराई में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कुल मिला के मुझे ये पता चला कि इसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात है ना, रॉयल्टी इनकम आ सकती है। उससे पहले मुझे नहीं पता होता था रॉयल्टी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो सर ने बताया कि आप कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आपको कुछ आता है नहीं आता है, आपके पास पैसा है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, नॉलेज है नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। आपके माँ बाप को विश्वास हो या ना हो। तो सर मैंने करना शुरू किया, रॉयल्टी आ गई। जब ठान लिया तब रॉयल्टी आई। उसमें मेरा सहयोग रहा पवन सर का, सुनील कागसर जी का। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिजनेस गिरा। फिर मुझे संभाला तो फिर सुप्रिया जी आ गए फील्ड में। उन्होंने लॉकडाउन के समय में खूब जोर लगा के फास्ट वर्किंग किया और टेक्निकल की पिन को हमने अचीव किया। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं गिरा, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। देखो मेरे जीवन में भी बहुत से आए। कई बार मैं गिरा, मुझे संभालने के लिए पवन सर, सुनील सर और श्रवण सर ने मुझे मदद की, समझाया, उठाया। तो मैं चाहूँगा श्रवण सर के पास बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है सर, और वो ट्रेनिंग मैंने 2-3 बार ली। पवन सर ने जब जींद में मीटिंग शुरू की थी, जब कागसर में भी मीटिंग शुरू हुई थी, अभी अनिल सर बता रहे थे, तो जींद में भी एक मीटिंग शुरू की गई थी, 15 दिन की मीटिंग थी और वो मैंने 3-4 बार रिपीट की। उसमें श्रवण सर, पवन जी, सुनील कागसर जी, काफ़ी लीडर आए उसमें। उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया। करते करते सीखते 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 आज हम पर्ल की पिन पे हैं और श्रवण सर ने बहुत सपोर्ट किया है। आज भी मुझे ज़रूरत थी तो जब मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है, देखो ये मन है, मन कहीं भी टपला खा सकता है। जब भी ज़रूरत होती है सर से बात करते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग के अंदर वो जान है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कुछ दिन इनकी ट्रेनिंग ले लेता है तो सर मुझे नहीं लगता कि डायमंड से पहले वो रुक जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा कि मुझे बहुत सपोर्ट किया, उठाया गया। मैं आना नहीं चाहता था, अनेकों बार मैंने मना किया। पवन सर ने तो सर बहुत प्रयास किया, मंजीत मैम ने इतना प्रयास किया मुझे आगे बढ़ाने के लिए कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। क्योंकि मैं अपने काम से दुखी था सर। पैसा तो आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, इनकम तो आ रही थी 50-60 हज़ार रुपये महीने की, लेकिन मैं दुखी था क्योंकि मेरे को गर्मी सहन नहीं होती थी, सर्दियों में मुझे ठंड सहन नहीं होती थी। अब आप समझ सकते हैं, गांव में अगर कपड़े की फेरी चाहे गाड़ी में भी कर रहा था
तो वो हालात ख़राब हो जाते थे, शरीर को बर्दाश्त नहीं होता था, बचपन से आदत नहीं थी धूप की गर्मी सहन करने की। तो इन सभी के लिए मैं चाहूँगा सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उठाया और इस रास्ते पे चलाया, और आगे भी चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें। नमस्कार, जय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद गणपर गिरधर जी। साथियों देखो, एक पहले प्रोग्राम का कितना प्रभाव होता है ना, जब भी कोई साथी पहली बार सेमिनार में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, उनके अंदर क्या क्या बदलाव हुए, सेमिनार से पहले उनके हालात क्या थे, अब क्या है। तो साथियों, अपना जो आज की जो मुख्य मीटिंग है अपनी 5 नवंबर का जो सेलिब्रेशन टोहाना के अंदर होगा, वहां पर जबरदस्त मतलब अच्छा लगा और एक्साइटमेंट के साथ बता दूं ना, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं था, तो उन्होंने बताया कि जब मैं टेक्निकल चीफ बना, जब मैं रॉयल्टी चीफ बना, तब मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, और उससे ज्यादा खुशी जब हुई जब मैं टेक्निकल चीफ बना। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी चीफ बनना मेरा पहला ड्रीम था, तो मेरा एक सपना पूरा हुआ। और क्योंकि उस रॉयल्टी चीफ बनने के लिए मैंने दिन रात एक किया था, तब रॉयल्टी चीफ बना। और फिर जो है टेक्निकल चीफ बनने के लिए जो मैं कर सकता था वो सारे काम किए। मैं घर से बाहर रहा 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना। उसके बाद जब मैं टेक्निकल चीफ बना तो मैं मेरे राज्य का पहला टेक्निकल चीफ बना। फिर तो वो जो खुशी थी ना, उसके सामने डायमंड बनने की खुशी तो बहुत छोटी सी है। मतलब टेक्निकल चीफ बनना एक बहुत बड़ी ड्रीम था। अच्छा, टेक्निकल चीफ बनने तक मैंने काम किया फील्ड में खूब सारा। उसके बाद जो है लीडर्स तैयार हो गए, नील जी, गुरनाम जी, गणपत जी या जसप्रीत जैसे, ऐसे उनकी टीम में कुछ लोग तैयार हो गए, और उन्होंने जो है ना बिजनेस करना शुरू किया। सर ने बोला कि डायमंड तो मुझे लोगों ने बनाया है, मैं तो टेक्निकल चीफ नहीं बना था अपनी मेहनत से। तो क्योंकि बाद में टीम आई, टीम ने काम किया, बिजनेस बढ़ गया। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क चेंज हो गया, क्योंकि फिर एक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं मेन विषय की बात करूं तो आपको आपके लिए एक सिस्टम काम करें, ये पहली शर्त है कि आपके पास भीड़ होनी चाहिए, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग नेटवर्क बना देते हैं, लेकिन सिस्टम को प्रॉपर से यूज करना नहीं आता किसी कारण से, मान लीजिए या सीखा नहीं है, तो वो बेचारे भीड़ लेके आते हैं फिर चली जाती है, भीड़ लेके आते हैं फिर चली जाती है, भीड़ लेके आते हैं फिर चली जाती है, कुछ दिन रुकते हैं, तो वो उसी में लगा रहता है। एक बात कही थी बस साहब ने मुझे कि लीडर जो है पूरी जिंदगी में एक बार नेटवर्क बनाता है। लीडर पूरी जिंदगी में एक बार नेटवर्क बनाता है, और उसके बाद पूरा जीवन जो है उस नेटवर्क को ग्रो करता है। बस दोबारा नेटवर्क नहीं बनाता वो। मान लेते हैं मैंने जो है ना एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, गुरनाम जी को, उसके बाद मैंने गुरनाम जी को ही क्या नाम ग्रो किया, उनकी टीम लिस्ट बनाई, उनकी टीम बनवाई, उसके बाद उनकी टीम में रॉयल्टी, टेक्निकल, मतलब एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उसी को ग्रो किया। एक लीडर जो है केवल एक बार नेटवर्क बनाता है और पूरा जीवन उसको ग्रो करता है। और ऐसा ही एक ड्रीम जो है मैंने देखा था, ये जो बिजनेस है ना, सेमिनार में लोगों का आना या भीड़ ज्यादा होना, एक्साइटमेंट पैदा करना, इन सब के पीछे एक चीज काम करती है। क्या है वो है ड्रीम। आपका ड्रीम जो है आपसे वो करवा देगा जो आप कर नहीं सकते। यहाँ तो लोगों को 20 लोगों को लेके आना, मान लीजिए आप लोगों को, लेकिन ड्रीम था तो अनिल पॉल जी 2 बस भर के ले गए भिलवाड़ा। हेलो, आप सुन रहे हो ना? और खास बात ये है कि उसमें जो ना एक्साइटमेंट जबरदस्त। गुरनाम जी पंजाब से बस भर के ले गए, क्यों? क्योंकि एक ड्रीम था। तो ये जो गैदरिंग जितनी भी होती है, आप एक बात को समझ ले, गैदरिंग जो होती है वो होती है आपकी एक्साइटमेंट और आपके ड्रीम के साथ। भीड़ इकट्ठा कब होगी? जब आपके अंदर एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी, और आप में एक्साइटमेंट कब होगी? जब आपके पास कोई ड्रीम होगा। किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए किसी फील्ड में भी, मैं आर्ट्स मीन्स की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई काम कर लीजिए, आप दुकान खोल लीजिए, आप क्या बोलते हैं, और कोई फैक्ट्री लगा लीजिए, आप आर्ट्स मीन्स कर लीजिए, या कोई किसी भी लाइन का कोई भी काम आप करते हैं नौकरी को छोड़ के, क्योंकि नौकरी में किसी का कोई ड्रीम नहीं होता कि मैं नौकर बनूं। नहीं, नौकर का कोई ड्रीम नहीं होता। नौकर का एक ड्रीम होता है तनख्वाह टाइम पे मिल जाए, सरकार ट्रांसफर ना करे, ठीक है ना, वो उनको छोड़ देते हैं अपने। एक बार हम बात करते हैं जो बिजनेसमैन है, जिनके पास ड्रीम होता है, वो नौकरी कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं।
उनको समझ आता है कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते जब तक वो आर्ट्स एंड बिजनेस से उतने पैसे ना कमाए जितने उसको नौकरी से आते, तब तक उसको करनी भी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, किसी भी आदमी का अगर ड्रीम है, उसको कामयाब होना है, तो उसको बहुत सारे लोगों को भीड़ में उसमें लेके आना पड़ेगा सिस्टम में। महात्मा गांधी जी कहते हैं, उन्होंने कहा था, अपनी किताब में लिखा था कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, चाहे वो देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ा, जो आपके खानदान में कभी किसी ने किया ही ना हो, इतना बड़ा अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों का सहयोग आपको मिलना चाहिए, बहुत सारे लोगों का सहयोग। यदि आप जो है ये नहीं समझ पाए हैं अभी तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो है सपने क्यों पूरे होते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है कि जो आदमी अकेले काम करता है, पूरी जिंदगी काम करता रहे, वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। हाँ, दाल रोटी चला लेगा, जैसे अभी गणपत जी कह रहे थे कि तेरा काम पहले भी चल रहा था, लेकिन दाल रोटी से ऊपर उठ के अगर कुछ करना है तो फिर आपको एक ड्रीम जो है वो कंसीव करना पड़ेगा। कंसीव समझते हो? जैसे एक महिला जो है जब कंसीव होती है तो प्रेग्नेंट होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने बाद जो है उसका रिजल्ट आता है, और उस दौरान बहुत सारी तकलीफें उसने सहन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप किसी ड्रीम को कंसीव करते हैं, वो धारण करते हैं, अगर आपने वो धारण कर लिया है, फिर आपको दुनिया की कितनी भी तकलीफें आ जाएं, आप उसको सहन कर लेंगे। केवल इच्छा रखी है, अगर कोई सिर्फ इच्छा रखे कि मैं जो है डायमंड हो जाऊं, स्टार रूबी हो जाऊं, या गाड़ी ले आऊं, या मेरी जो है ना इनकम जो है ना कई लाख रुपए महीना हो जाए, सिस्टम अपने आप काम करे, पैसे आए, मैं ऐश करूं, अगर केवल ये इच्छा मात्र है, तो जब आपका बिजनेस ऊपर जाएगा तो आप एक्साइटेड रहेंगे, खुशी से नाचेंगे, अपलाइन का भी रिस्पेक्ट करेंगे, डाउनलाइन का भी करेंगे। लेकिन जैसे ही बिजनेस किसी कारणों से नीचे आएगा, जो कि आता है, ये सबका आता है, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद बस सब जाते हैं, फिर आपको अपनी अपलाइन की शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, फिर आपके अंदर से जो है वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है, फिर आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि बिजनेस ऊपर जाता है तो आप बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और आपको लगता है सपने पूरे होंगे। अपलाइन गुरुदेव है, महादेव है, त्रिदेव है, जो भी सारे देव लगा देते हैं उनके सामने, लेकिन जैसे ही बिजनेस नीचे जाता है फिर आपको अपलाइन की भी नाक टीटी नजर आती है। एक टेप है। हेलो हेलो, जी बोलिए, कौन बोल रहे थे गुरनाम जी? जी सर, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार म्यूट ऑल ही कर दो एक बार, तो मेरे ख्याल से कहां से होता है। गुरनाम जी आप जो को होस्ट है वो कर सकते हैं ना म्यूट ऑल? कर दिया, चलिए ठीक है, अभी चलिए। तो कहा था मैं, जब बिजनेस नीचे चला जाता है सर। हाँ, इसका हम लोग एक आदमी तो सुन रहा है कम से कम, मुझे लगा कि सभी सो गए हो गए। तो जब बिजनेस नीचे आता है तो तब आदमी को अपनी अपलाइन की शक्ल अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस जो है ये आपकी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। अब ये आपकी जिंदगी बदलेगा, इस बात का भरोसा तो होना चाहिए ना आपको। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो ऐसा है 2-3 साल करके देख लेता हूँ, अगर मैं बदल गई, मैं आदमी से अगर मान लीजिए कुछ और बन गया, फिर तो बिजनेस ठीक है, अगर मैं नहीं बदला तो वापस से वही काम कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। अब किसी जैसे ना, आप अगर आप फील्ड में जाते हो, किसी को न्यूट्री चार्ज देते हो और उसने एक गोली खाई, ठीक है, और वो फिर आपको जो ना फोन कर रहा है 11 बजे कि पवन जी वो न्यूट्री चार्ज की टैबलेट ली थी सुबह 9:15 बजे और 11:30 बज गए सर, अभी तो कुछ हुआ तो है नहीं, तो क्या जवाब देंगे आप? पवन जी
तो क्या जवाब देंगे आप उसको? मैं पूछता सर कि होना क्या चाहिए था। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सही। क्या बोलते हैं आपने, पंडित जी कहते हैं ना, एवरी क्वेश्चन नॉट नीड ए आंसर, सम टाइम इट नीड अनदर क्वेश्चन। मतलब हर प्रश्न को किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हर प्रश्न को एक प्रश्न की जरूरत होती है। तो एनीवे, मैं थोड़ा सा डीप में इसलिए बताया आपको इसके बारे में, ताकि एक आदमी को ये लगे, अच्छा जब पिघलता कब है, एक आदमी में बदलाव कब आता है, जब वो पहला अस्तित्व उसका खत्म होता है, पहला अस्तित्व उसका खत्म होता है। अब मुझे बताइए, मिट्टी में मान लीजिए मिट्टी की एक मूर्ति है गणेश जी की, और कोई आया बोला कि यार इस मिट्टी की है ना, आप गणेश जी की मूर्ति बजाय आप इसकी हनुमान की मूर्ति बना दो यार, तो क्या करना पड़ेगा, उस मिट्टी को तोड़ना पड़ेगा और दोबारा से उसको पानी भिगोना पड़ेगा, फिर उसको जो ना गिला करके फिर उसको दोबारा से मिट्टी को नरम करके और फिर जाकर के आप उसकी आकृति को चेंज कर पाएंगे। सेम ऐसा ही होता है। मैंने इस बिजनेस ज्वाइन किया, इस बिजनेस से पहले मैं इंजीनियर था, तो अब वो जो काम था मेरा उसके साथ साथ मैंने इसको किया, और जब मेरे को ये एक बात कंसीव हो गई कि ये वो बिजनेस है जो मेरा ही नहीं बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी जो है पूरा भविष्य बदल के रख देगा, वो सपने पूरे कर देगा, जो सपने मैं देखता था जो असंभव लगते थे वो यहाँ पूरे हो सकते हैं। मैंने मेरी 18 साल नौकरी की, 18 साल की नौकरी में काम चलाने वाला काम था, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, नौकरी का मुझे पता था ये आखिर में कहाँ जाके पहुंचेगी। और जब इस बिजनेस को देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसमें है वो संभावनाएं जो 100 की स्पीड पर जाने के बाद ये टेक ऑफ कर जाएगी और ये आपको आसमान में लेके जा सकती है, नौकरी कैसी भी हो कभी लेके जा सकती। उस दिन मैंने ये बिजनेस समझ में आया और उस दिन मैंने बस साहब को फोन करके कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर के साथ बैठ के बातचीत हुई और फिर सर ने कहा कि श्रीराम जी पहले इसको समझ लीजिए और फिर काम शुरू कर दीजिए। एक किताब मुझे रिकमेंड की, बड़ी सोच के बड़ा जादू। मैंने मेरे जीवन की वो पहली किताब थी जिसको मैंने 1 सिटिंग में कंप्लीट किया। 1 सिटिंग समझते हो? रात को 10 बजे उसको लेके बैठा, सुबह 4:30 बजे मैडम ने एक बार एक कप चाय जरूर दी थी, उसके बाद 7:30 बजे उस किताब को कंप्लीट पढ़ने के बाद मैंने रखा उसको, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप काम को शुरू करने से पहले इस किताब को कंप्लीट कर लेना, जैसे ही कंप्लीट हो आप काम शुरू कर देना प्लान दिखाने का। तो एनीवे, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो एक ड्रीम के साथ शुरू किया था, और जब ड्रीम के साथ शुरू किया धीरे धीरे जो है बिजनेस ऊपर गया नीचे गया, उस सब जैसा आप लोगों के साथ रहा वैसा सबके साथ रहा है, हमने कोई अलग नहीं किया। लेकिन एक चीज थी, सर ने कहा था कि पहली चीज समझिए आपके पास ड्रीम होना चाहिए, और दूसरी बात आपके पास भीड़ होनी चाहिए। अब भीड़ कहां से लाएं? अब भीड़, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैंने वो किताब पढ़ी थी पहली, जिससे मेरी सोच जो है वो बड़ी हुई, और उस सोच के बड़े होने की वजह से मैंने अपने ड्रीम को बड़ा किया। और तकरीबन मैंने उस दिन काम स्टार्ट किया था, उस दिन सर ने बोला था कि सर जी घर जाकर के ना आप और आपकी वाइफ बैठ के दोनों मिलके एक ड्रीम लिस्ट लिखना, ड्रीम लिस्ट, अपने सपने लिखना आप। और उससे पहले मैंने जिंदगी में कभी कोई सपने नहीं लिखे थे, सपने देखे ही नहीं थे, चाहत थी, इच्छा थी कि हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कभी पैसे आए तो हम लोग विदेश घूम के आएंगे, ऐसे सपने देखते थे वो, लेकिन वो सपने नहीं थे, वो केवल इच्छाएं मात्र थी हमारी। तो मुझे पहली बार पता लगा कि सपने कैसे देखने चाहिए, सपने कैसे बनाने चाहिए, उसके पूरे कैसे करने का तरीका है। तब मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने हमने मैं रात को सो गया, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद की बात है, जब मैं साहब से मिला तो बोले कि आप ड्रीम लिस्ट बना के ले आओ। और ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए सर ने कहा कि मैडम को जो ना साथ बैठा लीजिए। सुबह 4:30 बजे मुझे वो बात याद आई और मैंने मैडम को जगाया कि चलिए लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनानी शुरू की। तो तकरीबन शायद हम लोगों ने 29 के आसपास, 29 के आसपास हम लोगों ने सपने लिखे, छोटे छोटे सपने, और जो हम सोच सकते थे उतने बड़े बड़े सपने भी लिखे, जो आज मुझे लगता है कि ये कोई सपने थे यार। तो उस टाइम हम लोगों ने हमारी सोच के हिसाब से जो लिखे थे ना वो सपने, आज उनमें से हम कई बार, मैं दिखाऊंगा हूँ, मेरी ड्रीम बुक है वो एक्चुअली बैग में रखी हुई है, मैंने शायद कुछ लोगों को दिखाई भी पहले भी। तो उसमें से लगभग जो है ना 70% के आसपास हमारे सपने पूरे हो गए, क्योंकि एक आम आदमी के सपने बहुत छोटे होते हैं, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो बाकी जो बचे 30% उसको मैंने अगली डायरी पे लिख लिया और बाकी नीचे सपने और लिखने शुरू कर दिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ,
जब मुझे ये कहा गया कि चरण जी आपको एनिवर्सरी में, सॉरी एनिवर्सरी कहाँ थी, रेवाड़ी में, 2006 में रेवाड़ी में एनिवर्सरी, उन्होंने कहा कि चरण जी आप वहां पे जो है 50-60 लोगों को लेके आओ, क्योंकि आप अकेले इस सपने को पूरा नहीं कर सकते, आपके पास 20-30 लोग होने चाहिए कम से कम। चलिए 20-30 नहीं तो कम से कम आपके पास 4 लोग तो ऐसे हो जो आपके जैसे ड्रीमर हो। अब समस्या ये थी कि ये कैसे पता लगाएं कि ये आदमी ड्रीमर है, ये ड्रीमर नहीं है, ये कैसे पता लगाएं? देखो अगर किस आदमी को बुखार है, किसको बुखार नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब गुरनाम जी मुंह में थर्मामीटर लगाएंगे, बता देंगे इसको बुखार है, ये ठीक है, तो उसको चेक करने का देंगे, वो एक थर्मामीटर आता है। लेकिन किसके अंदर ड्रीम है, किसके अंदर ड्रीम नहीं है, ये चेक करने कोई थर्मामीटर नहीं आता। तब बच्चा आपने कहा कि इसको चेक करने का एक ही थर्मामीटर समझिए, और वो है अपने सक्सेस सेलिब्रेशन। क्योंकि एक आदमी को पैसे कम मिले तब भी वो आदमी काम कर लेता है, जिंदगी गुजार लेता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर इज्जत कम मिले, सम्मान कम मिले, वहां वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और कई साथी पंजाब से हैं, तो हरियाणा में कहावत है कि तनख्वाह चाहे कम हो लेकिन आदमी हौलदार होना चाहिए। हौलदार को बड़ा बहुत पुरानी कहावत है, उसमें हौलदार को ये मानता है एसपी जैसा है, तनख्वाह चाहे कम हो लेकिन हौलदार होना चाहिए। उसने गांव में हौलदार से सारे डरा करते हैं। तो इज्जत अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के जो भावार्थ है कि पैसे चाहे कम मिले लेकिन राम राम की तूड़ी छूटनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इज्जत के लिए एक आदमी सब कुछ करने तैयार है। तो जब पहली बार मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें जब मैंने एक सेलिब्रेशन देखा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका वीडियो देखा था मैंने एक्चुअली, डॉक्टर गगनदीप सिंह का, टेक्निकल अचीवर बने थे वो, और उनकी उस सीडी जो थी, उस सीडी को मैंने शायद तकरीबन ज्यादा नहीं तो 100 बार के आसपास देखा होगा कम से कम। डेली शाम को जब भी आता ना मैं अपने, क्योंकि नौकरी करता था, शाम को आता, खाना खाता, उसको लगा के बैठ जाता, फिर देखता, सो जाता, अगले दिन फिर आता, फिर डालता, फिर मैं देखता, सो जाता। तो मैडम ने एक बार मेरे को बोला कि ऐसे ऐसा बनना है क्या आपने को भी, ना? मैं कहा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बनना अपने को, जैसा गगनदीप का सेलिब्रेशन हो रहा ना, ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करवाना अपने को। फिर आप रोज क्यों देखते इसको? मैंने कहा ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन अपनी टीम के लोगों को करवाना है, इसलिए देखता हूँ कि इसमें कोई चूक तो नहीं है। जब मैं मेरी टीम के लीडर का सेलिब्रेशन करूँ तो कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। मैं इतनी बारीकी से उसको देखता था। फिर एक ड्रीम पैदा हुआ और फिर ड्रीमर लोगों को ढूंढने का कार्यक्रम शुरू हुआ कि ड्रीमर्स को कैसे ढूंढा जाए। एक तरीका है, क्या लोगों को पकड़ो और सेमिनार में ले जाकर छोड़ दो, लोगों को पकड़ो और सेलिब्रेशन में जाकर छोड़ दो। अब जैसे अभी वो देसी भाषा मैंने इस दिन कहा था कि वहां जाके पटक दो। एक्चुअल में सारी चीजों का भावार्थ एक ही है कि एक आदमी ड्रीमर है कि नहीं है, उसको चेक करने का एक ही पैरामीटर हमारे पास, एक ही थर्मामीटर है, वो है हमारी सक्सेस सेलिब्रेशन और हमारे सेमिनार। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ के करनी पड़ेगी। मैंने किस लेवल पे जाके ये बात कही है, आपको अगर वो उस बात का असली मतलब समझना है तो आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा पहले। कभी कभी एक लीडर कुछ बात बोलता है इस लेवल पे जाकर के, और आप उस वक्त होते हैं मान लीजिए इस लेवल पे, तो वो बात आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी और आप करेंगे भी तो गलत करेंगे। तो हमेशा पूछ लेनी चाहिए, सर आपकी ये बात से तात्पर्य क्या है, मैं समझ नहीं पाया। हमेशा एक नेचर बना लीजिए। मुझे याद है कोटराई साहब ने कहा था कि इडियट काम करने से अच्छा है इडियट प्रश्न पूछ ले। आप कोई काम करने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसे कर देता हूँ, उससे बेटर ये है कि आप पूछ लें कि सर ये बात आपने की थी, इसका ये मतलब है क्या मुझे ये ऐसे करना है? अगर पूछ लोगे तो ज्यादा हो गया, पागल है यार तुम, फिर वो समझ नहीं आता ज्यादा नहीं। हालांकि ऐसा कोई कहता नहीं है, फिर भी आप मान लें कि वो आपको ये कहेगा तुम यार इतनी बातें समझ नहीं आती। नहीं सर समझ में नहीं आई, आप पूछ लीजिए, अगर पूछ लोगे तो वो आपको करेक्ट कर देगा, आपकी ऊर्जा बच जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। तो हमेशा पूछ के करना चाहिए। तो मैंने एक ही काम किया कि चलो ऐसा करते हैं, भीलवाड़ा की बजाय अपन क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी थी रेवाड़ी में, वहां पे एक बस भर के लेके जाने का प्लान किया, क्योंकि ड्रीमर चेक करने हैं तो वहां जाके डालने पड़ेंगे। जो ड्रीमर होंगे वो
हरकत में आ जाएंगे, अब वो जो है काम शुरू कर लेंगे। उनके साथ बात करते ही पता लग जाएगा हाँ यस। क्योंकि अच्छा देखो, जब आप सेमिनार में जाते हो ना या सेलिब्रेशन जाते हो, तो आप गौर करना, मुकेश कोठारी जी कई बार इस बारे में बोलते हैं, आप किसी को सेमिनार में ले गए और वो व्यक्ति वहां पे तालियां बजा रहा है, मुस्कुरा रहा है, सीटियां बजा रहा है, जब वो मुस्कुरा रहा है तो आपके अंदर जो है लड्डू फूटते हैं, क्या बात है सर, हो गया चार्ज, है ना। कई बार लोग कहते भी हैं सर सेमिनार में गए थे, टीम फुल चार्ज है, ऐसा बोलते हैं ना। असल में जो चार्ज हो गया, इसका मतलब उसका ड्रीम कहीं ना कहीं स्विच ऑन हो गया है, उसके बाद काम शुरू होता है। अपने यहाँ क्या करते हैं कि उसका ड्रीम जा गया, एक्साइटेड हुआ, ज्वाइन किया, उसके बाद बोलते हैं अब तू जा और लोगों को लेके आ सेमिनार में, वही गलती कर जाते हैं। ये प्रोसेस में भी संभवतः लगभग जो है 5 नवंबर के बाद मैं एक बेसिक ट्रेनिंग जो है वो सभी के लिए शुरू करने जा रहा हूँ, जो कम्प्लीटली फ्री होगी। वो बेसिक होगी, वो जिन लोगों, हाँ लेकिन वो उसके रजिस्ट्रेशन जरूर रहेंगे क्योंकि उसका तो होमवर्क रहेगा। अब जो बहुत सारी चीजें अभी मैं वहीं आ रहा हूँ कि लोगों को तैयार कैसे करें उसमें बुलाने के लिए सेमिनार में, मैं वहीं आ रहा हूँ। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर देता हूँ क्या जब आपके पास जो है लोगों को लेके जाते हैं, उससे पहले दिमाग को पहले सेट करें, अपने दिमाग को, क्या कि एक नए व्यक्ति को, मेरे एक दोस्त है और मैं उनको सेमिनार में लेके जा रहा हूँ, तो ये मान के चलें कि पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रोजेक्ट को देखने जाता है तो वो पैसे देके नहीं देखता, फ्री में ही देखता है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, वत्स साहब हूँ, विजय जी हूँ, राकेश जी हूँ, जो भी व्यक्ति हैं। अभी शायद किसी ने कहा, अनिल जी ने कहा था कि जब मेरे को वहां लेके गए तो हमने बोला टिकट नहीं लेंगे हम लोग, टिकट फिर जो उनको बुला के लाए थे उन्होंने ली। तो आप ये माइंड में सेट कर लें कि मुझे हर सेमिनार में 500 रुपया 600 रुपया इन्वेस्ट करना है, या यूं कह लो कि 4 लोगों को लेके जाना है हर सेमिनार में। तो 4 लोगों की टिकट कितने पैसे की होगी? 600 रुपए की। साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, 12 सेमिनार होते हैं, कितने पैसे लगे आपके? लगभग 7,200 रुपया, 7,500 रुपया। और जब सेलिब्रेशन होता है उसमें आप मान के चलो कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो कितना हो गया? टोटल मिला करके 2-3 सेलिब्रेशन होते हैं साल में, 3 महीने 6 महीने के बाद एक होता है, तो साल में 3 सेलिब्रेशन लगा लो कि आप अटेंड करोगे अपनी टीम के साथ। तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए इधर माइंड मेकअप कर ले पहले, ये जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस नहीं होता। अगर कोई एक व्यक्ति कहता है सर मैंने 5 टिकटें ली थी, 4 जेब से लगी, तो समझो कि उसका बिल्कुल बहुत छोटा ड्रीम है, बहुत छोटा है। या फिर यूं लगा लो कि उसको ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप फिल्म देखने जाते हो तो टिकट लेकर के फिल्म देख के आ जाते हो, वहां ये शिकायत नहीं होती कि भाई ना हमने देख के आए थे, मजा नहीं आया, 150 लग गए, अगली बार फिर जाते हो जब आपको देखनी होती है। यहाँ पे ये तय है कि जिंदगी संवरेगी। तो पहली चीज तो ये कि आप अगर ये माइंड मेकअप कर लेते हैं, 10,000 रुपया निकाल करके अपने पॉकेट मनी में से एक तरफ रख दो, जब भी सेमिनार आए उसमें से पैसे निकालो, जाके टिकट लेके आओ। अब आती है वो बात जो अभी क्वेश्चन में लिखी थी कि सेमिनार के लिए कैसे तैयार करें। पहली बात तो ये कि सेमिनार के लिए कोई व्यक्ति कब तैयार होता है? जब आपके चेहरे पे चमक होती है, जब आपके चेहरे पे आनंद और खुशी की लहर होती है, जब आपको देख कर ये लगे कि ये कोई शानदार काम कर रहा है यार। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि रोता जाए और मरे की खबर लेके आए, ऐसे बोलते हैं। अगर आप सर वैसे वो है ना, आओ तो कोई चलो फिर भी एक बार बुला कर देख लेता हूँ मैं। कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं मेरे को, इस तरह टिकट तो लिया 4, इसको देखा हूँ, बाकी चलो मैं देखता हूँ सर, ऐसा है कि 5-7 दोस्त हैं उनको बुला के देखता हूँ। मतलब वो पहले से ही डाउटफुल है, उसको पहले से ही मतलब शंका है क्या, चलो देखता हूँ जाके उसके पास शायद आ जाए। तो डाउटफुल होकर के जाओगे तो फिर समस्याएं अलग मिलेंगी आपको। पहली बात, बी कॉन्फिडेंट। अगर शंका के साथ किसी के पास जाओगे तो जवाब ऐसे मिलेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, उसको पुराने टाइम की बात है, उसको साइकिल की आवश्यकता थी। साइकिल पहले बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो एक सेठ जी थे, उनके पास साइकिल थी। तो उसने व्यक्ति ने जो ना सोचा चलो यार ऐसा करते हैं, सेठ जी साइकिल मांग लेते हैं और दवाई लेके आनी बाजार से, वो ले आएंगे। तो उस वो घर से निकला उनके पास साइकिल मांगने के लिए, और जब साइकिल मांगने के लिए गया
तो जाते जाते रास्ते में, क्योंकि नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं दिमाग में, उसके दिमाग में विचार आया कि यार लाला जी साइकिल देवे कौन वैसे, मैंने लगता कौन साइकिल दे देगा, चलो फिर भी एक बार जाकर था, हाँ मांग तो रहा, देख तो रहा, क्या तो दे ही दे। तो फिर चलता रहा और चलते चलते रास्ते में उसके फिर एक दिमाग विचार आया, साइकिल यार मुश्किल दे होगा, पंचर हो रही है को नहीं। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को फिर पॉजिटिव किया कि नहीं यार चलो एक बार मांग कर देख ले, क्या पता देख दे यार काम हो जाए। चलता रहा। अब एक गली का फासला था, 3-4 बार उसके दिमाग में विचार आए कि यार मना कर देगा, बोलेगा यार कोई लेके जा रहा है नहीं, पंचर है। उसके दिमाग में इस प्रकार के 3-4 बार ख्याल आए और वो ख्याल इतने हावी उसके ऊपर हो गए कि वो उसके जब तक घर पहुंचा तो उसके दिमाग में वो विचार चल रहे थे। जैसे उसने घंटी बजाई, सेठ जी ने दरवाजा खोला, उसने साइकिल मांगने की बजाय उसको क्या बोला कि लाला जी तू तेरी साइकिल है, तेरे दोहरे रख, मैं मांगता ही को नहीं। मतलब मांग के भी नहीं देखी। मतलब क्या है कि वो जब मांगने जा रहा था तो 20 विचार तो नेगेटिव उसने अपने अंदर भर लिए थे। जब आप किसी को सेमिनार के लिए तैयार करने जा रहे हो तो ये काम लिख लीजिए बेशक कि सबसे पहले आपके अंदर इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप उसको लेके जा रहे हैं वो काम उसकी जिंदगी बदलने वाला है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई बार आदमी को लगता है भाई देखो घने लोग पीछे कमाओ हैं, ट्राई करके देख ले, उसका तेरा एकदम बेड़ा पार हो जाए तो वो सब तुक्का लागे जाए। इस प्रकार की डाउटफुल कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आपके अपलाइन में भी आता है तुरंत प्रभाव से उसका साथ छोड़ दो, क्यों वो आदमी यहाँ नहीं तो कल आगे जाकर क्या वो आपको कहीं ना कहीं डुबो देगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर आपकी अपलाइन में कोई व्यक्ति ऐसा डाउटफुल है जो इस प्रकार से शंका में बात करता है तो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लिख ली ये बात आप लोगों ने कही कि अगर आपको ये लगता है कि ये काम यानी कि आरसीएम बिजनेस से उस आदमी के घर पे बच्चे बीमार नहीं होंगे, उसकी सेहत ठीक रहेगी, उसके घर में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो अगर मेहनत करेगा तो वो स्टार भी होगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक तो ये विचार लेकर के पहली बात इस बात का भरोसा आपको होना चाहिए कि हाँ यार सचमुच बदलेगी। क्यों? क्योंकि मैं मेरी बदलने वाला हूँ। आपका कमिटमेंट जो है उस आदमी को तैयार करेगा। आपका कमिटमेंट। अगर आप मरी सी आवाज में डाउटफुल में जाओगे कि हमारा एक सेमिनार है छोटा आरसीएम का और बहुत लोग पैसे कमाए हैं और आप भी कमा सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो, चलो, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी शब्दावली वो मैच नहीं कर रही है तो सामने वाला देख के शकल समझ जाओगा कि ये मैंने फंसाने के लिए आया है। आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, टालने के लिए आपको बोल देगा चलो ठीक है फिर मैं देखता हूँ, मैं आ जाऊंगा, वैसे मेरा काम है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा आने की। इसका मतलब ये है कि उसने आपको स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है। ये बात तो मैं 18 साल के बाद अब तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको। पहली बात। दूसरी बात, जब आप घर से निकले, देखिए हमारा जो बिजनेस है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे? भावनाओं से। अगर आप घर से निकलते वक्त मन में ये भाव लेके जाते हो कि मैं जिस काम के लिए उसके पास जा रहा हूं ये परमात्मा का दिया हुआ एक संदेश है मेरे पास और ये संदेश मैं उसको देने जा रहा हूं, और चूंकि परमात्मा उसकी जिंदगी बदलना चाहता है इसलिए उसको वहां लेके जाना जरूरी है, तब आपके दिमाग में, आपके चेहरे पे कहीं भी छल कपट या किसी प्रकार का दिखावा करने के भाव नहीं आएंगे। क्यों? आप सोचिए जरा। अगर आप अपने कभी आपने देखा कुछ लोग जो है ना कहीं भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, कई संस्थाएं ऐसी है ना। आप एक दिन मान लीजिए आपका जन्मदिन है और आप किसी गरीब अनाथालय में गए और वहां पे आप उन बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्दी आ रही ना, आप वहां पे उनको जर्सियां बांट रहे हैं। अनिल जी, अगर आप किसी गरीब आदमियों को, बच्चों को जर्सियां बांट रहे, मान लो स्कूल में गरीब बच्चे हैं, उनको अगर आप मान लीजिए 50 बच्चे हैं, उनको सर्दी में ठंड ना लगे, वो खरीद नहीं सकते, लेकिन आप अपने पैसे से उनको जर्सियां बांट रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग कैसी आएगी? कोई बताएगा? अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग कैसी आएगी? आवाज? अच्छा ओके, गुरनाम जी आपकी भी नहीं आई क्या? जो को होस्ट है तो बोल सकते हैं। अनिल जी आपको होस्ट नहीं है? अरे सर आवाज
नहीं आ रही है सर? सर अब आ अब जाए। अनिल जी, हाँ सर। अगर आप किसी को कुछ देने गए हैं, हाँ जी, यस सर। गरीब बच्चों को स्वेटर बांट रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, खरीद नहीं सकते, ठंड से छुट रहे हैं वो, और आप अपने पैसों में से उन क्लास के 50 बच्चों को बांट रहे हैं, तो आपके मन में कैसा भाव आएगा? सर मेरे मन में भाव होगा कि अगर मैं बांट रहा हूँ ना तो उनको फायदा हो जाएगा, बच्चे उससे बच जाएंगे सर सर्दी से, और मेरे को संतुष्टि मिलेगी कि मेरे कारण उनका कुछ तो उनका फायदा हुआ सर, संतुष्टि मिल जाएगी सर, संतुष्टि सर्दी से बच जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे सभी लोग जो है ना कोई ना कोई अलग अलग भाव से समझेगा, लेकिन एक चीज को आप मान के चलिए, आप समझिए कि वो जो भाव है वैसे वैसे भाव के साथ जो है आपको एक व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा सेमिनार में, क्योंकि अगर आप स्वार्थ की दृष्टि से जाएंगे तो उस व्यक्ति को आपका चेहरा देखते ही जो समझ जाएगा कि ये फंसाएगा। और जब आपके चेहरे पे देखिए, वो मैंने कई बार मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप एक बार एक बुढ़िया थी और वो अपनी जवान बेटी को लेकर के, पहले टाइम थे, पुराने टाइम में जो है ना बसेस वगैरह नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, तो पैदल यात्रा करते थे। जब वो पैदल जा रही थी तो बसें जो है वो गांव से 5, 7, 10 किलोमीटर पहले उतार देती थी और फिर उसके बाद गांव में पैदल जाया करते थे। तो एक रास्ते में जो ना एक काफी बड़ा जंगल सा पड़ता था, उसमें से निकलना होता था। तो वो बुढ़िया जो है अपनी बेटी के साथ जा रही थी, तो तभी जो है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर जो ना वो गांव था उनका, अब छोटी क्या नाम लड़की 15-16 साल की, वो पैदल चल रही थी, तो उतना उसको अनुभव नहीं था। वो उसके साथ जा रही थी, तो उसको लगा 1-2 किलोमीटर के बाद वो बच्ची जो है थक गई। उसने कहा कि माँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मैं थक गई हूँ। तभी पीछे से घोड़े वाला आ रहा था, घुड़सवार। उस बुढ़िया ने बोला कि देखो कहाँ, गांव में जा रहे हो? बोले हाँ। उसने कहा कि मेरी बेटी को बिठा के आप ले जाओ और गांव में उतार देना, मैं आ जाऊंगी आराम से अपने आप। तो उस गुर्जवार ने तुरंत मना कर दिया कि मैं इनको लेकर नहीं जा सकता, मैं अकेले जाऊंगा, और वो आगे निकल गया। जैसे ही वो कुछ दूर गया, थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि यार जवान लड़की है, रास्ते में जंगल है, गांव दूर है, बैठा लेते हैं। मन में एक दुर्भावना पैदा हुई, तो वो रुक गया। और जैसे ही वो चलते चलते वो बुढ़िया और उसकी वो बेटी जो है वो वहां पहुंची, तो उस घुड़सवार ने कहा कि ठीक है, आप बैठा दो, मैं वहां गांव में छोड़ दूंगा इसको। तो उस बुढ़िया का क्या जवाब था, वो ध्यान से सुनना। उस बुढ़िया ने कहा कि जो आपको ये बात समझा गया ना कि बैठा ले लड़की को, वो जाते जाते मेरे को भी समझा गया कि अब मत बैठाना। यानी कि जो विचार आपके दिमाग में आता है ना, वो विचार सामने वाले के दिमाग में आ जाता है। अगर आप इस भाव से जाते हो कि चल यार कम से कम 2 लोग जुड़ेंगे तो मेरा 500 का चेक तो बनेगा, भाई साहब बहुत बढ़िया है, यो है वो है, अब पूरा अंगा लगाओगे, पूरा अंगा लगाने के बाद भी वो आदमी आता नहीं है। क्यों? इधर जो आपका विचार यहाँ से जो निकला था, वो जो वहां जाके टकराया, सामने वाले का माइंड जब सेट हो गया कि नहीं, इसके साथ नहीं जाना। बस बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ज्वाइन कराया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर जी आपके आने से पहले भी हमारे को कम से कम भी 5, 7, 10 लोगों ने इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। आपके साथ ज्वाइन कर लिया चुपचाप, और पहली ही मुलाकात में कर लिया, जबकि मैंने बहुत सारे लोगों का आसन छुड़वा दिया था। क्या फर्क है? ऐसा नहीं कि जो सीनियर लीडर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत सारी बातें करनी आती, ऐसा नहीं है। केवल वो इस क्या कहें, इस राज को जानते हैं। जब आप मन में एक अच्छा भाव लेकर के जाओगे तो सामने वाला आपको अच्छे भाव के साथ अभिवादन करेगा, आपका वेलकम करेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप उनको ये बताइए कि इस बिजनेस से सचमुच आपने क्या हासिल किया है। अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि आरसीएम बिजनेस में आप क्यों आए, क्योंकि आपने एक सेमिनार देखा था। उस सेमिनार के बाद आप पे क्या बदलाव आया, ये बताइए उसको। कि देखिए, मैं एक सेमिनार में गया था, वहां जाने के बाद मेरे को ये पता लगा कि एक आदमी अगर ठीक से 5 साल 6 साल या 4 साल मेहनत करे तो वो एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। मुझे ये बात समझ में आई। और तो पैसिव इनकम जनरेट होने का कोई साधन हमारे पास है नहीं, ना तो हम लोग लेखक हैं, ना गायक हैं, और ना हम लोग वैज्ञानिक हैं।
जब मैं सेमिनार में गया तो मेरे को ये बात समझ आई कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, और उसके बाद फिर मैंने इसको करना शुरू किया। तो मेरे मन में आया कि नेचुरल सी बात है, मैं कर रहा हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, जो ये कहेगा कि यार मेरे को भी करना है उसको साथ ले लेंगे। तो जब मैंने कुछ नामों की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से आपका नाम भी था। तो आपको केवल मेरे साथ चल के केवल जो है मेरे साथ चल के आप इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए एक बार। यदि आपको अच्छा लगा तो करेंगे। क्या करना है, आप मेरे साथ चल के इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने आरसीएम का नाम सुना होता है, बोले मैंने देख रखा है, मेरे को सब पता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तब भी आप ये बात कह सकते हैं कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे टोहाना में, ये व्यक्ति पहले से करोड़पति हैं। आरसीएम में 99% लोग जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले से करोड़पति है, भारत में नहीं, भारत से अलग देशों में भी, विदेशों में जो आदमी माल बेचता है, पहले से सब कुछ उसके पास है, पैसा है, प्यार है, सम्मान है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, उसके बाद भी वो आरसीएम कर रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज आरसीएम में है जो इससे ऊपर है, करोड़पति बनने से भी ऊपर है, कोई ऐसी चीज है आरसीएम में। तो ऐसे करते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऐसे करते हैं, मेरे साथ चलिए, अपन प्रोजेक्ट को देखते हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक है, तो फिर अपन दोनों एज ए पार्टनर इस बिजनेस को करेंगे। राइट? इतने खुले मन से, खुले दिल से उस व्यक्ति को इनवाइट कीजिए। फिर भी एक चीज हमेशा याद रखें कि लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आकर्षण का सिद्धांत जो है, सॉरी वो औसत का सिद्धांत काम करता है। अगर आप 10 लोगों से मिलोगे, 8 लोग आपकी बात सुनेंगे, 6 लोग आपको बोलेंगे हाँ आएंगे, और उसमें से जो सेमिनार में पहुंचेंगे वो आपके 3 या 4 लोग पहुंचेंगे। इस बात को दिमाग में सेट करके रखें। अगर आपको सेमिनार में 4 लोगों को लेके आना है या 3 लोगों को लेके आना है, तो आपको 10 लोगों को उतने ही इंथुजियाज्म के साथ, उतनी ही विनम्रता के साथ, उतने ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, उतने ही दिल से उनके साथ बात करनी पड़ेगी और फिर उनको इनवाइट करना पड़ेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ 18 साल में मैंने जिन लोगों को इनवाइट किया, जिन लोगों से मिला, इस भावना से मिला, वो व्यक्ति आया। फोन पे भी अगर मैंने इनवाइट किया है तब भी वो आया। पर एवरेज हमारे यहाँ भी काम करती है, एवरेज वत्स साहब के यहाँ भी काम करती है। अगर मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया है तो ये हो सकता है कि मेरे जो है वो 3 की बजाय 5 लोग आ जाए 10 में से। मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 50% से ऊपर रिजल्ट नहीं आते किसी के भी। अगर आप नए हैं और सीख रहे हैं तो आपके 2 लोग आ जाएंगे। तो आप अपनी, जैसे मान लेते हैं मैं जब काम स्टार्ट किया, सेमिनार की डेट फाइनल होती तो मैं जाकर के अपनी 5 टिकट ले आया करता था, जो बिल्कुल नया था। क्यों? उन 5 टिकटों, अच्छा 2 महीने पहले टिकट आया करती, 1 महीना पहले तो सेमिनार की टिकटें खत्म हो जाया करती थी। इसलिए पहले जाता, टिकट ले आता और टिकटें ला करके फील्ड में जाकर के वो, मतलब जैसे मैं इनवाइट करता ना, फिर मैं बताता कि ऐसे ऐसे है और इसकी जो है मेरे को, मैं 2 पास लेके आया हूँ, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। अगर चल के प्रोजेक्ट देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो पार्टनरशिप में करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो नौकरी करते रहना। किसी ने बोला कि यार मैं पहले देख चुका हूँ, कोई बात नहीं। अब जो व्यक्ति आ रहा है उसका बताने का तरीका गजब का है। आपको लगना कुछ नहीं है, आपको तो केवल साथ चलना है। एंट्री पासेस की मैंने सुविधा करवा दी है, उसके बाद मन बने तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप 10 लोगों को इन्वाइट करें और 4 लोग ना आए या 3 लोग ना आए। आएंगे, बस इधर ठीक होना चाहिए। इधर अगर सचमुच आपने दिल से उसको इन्वाइट किया ना, तो ईश्वर जो है आपकी मेहनत को देखता है, और ईश्वर किसी का भी दिमाग बदल सकता है अगर अपनी बात दिल से कही हो तो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो दिल का मामला है, दिमाग का नहीं है। अगर दिमाग लगाओगे ना तो यार मैं टोहाना जाऊंगा, 500 का तेल लगेगा, या गाड़ी में बस में जाऊंगा 100 रुपये किराया लगेगा, 150 की टिकट है उसकी मैंने लेनी है, अगर हिसाब लगाओगे 1000 रुपये लग जाएंगे यार, अगर नहीं जुड़ा तो, है ना? फिर तो जो मामला गड़बड़, फिर तो मामला गड़बड़ है। पंडित जी कहते हैं कि दिल का मामला है। मुझे अच्छे से याद है कि शुरू की मेरे ख्याल से जो है मैंने 3, 4, 5 साल की जो इनकम आया करती सारी लगाया करता, सारी। कभी किताब खरीदी, किसी को देता, कभी भाई अगर हिंदुस्तान की 17-18 स्टेट में जाता था तो कोई तो कारण रहा होगा ना खर्चे। मुझे याद है, मुझे एक सिंगल प्लान दिखाने के लिए, मुझे लगभग जो ना तकरीबन 22,000 रुपए मैंने खर्च किए थे। एक प्लान दिखाना था किसी व्यक्ति को, एक प्लान दिखाने के लिए मैंने 22,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे।
पर एक बात याद रखना कि पूर्व में बोगे तो पश्चिम में काटोगे। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। जब मैं वो गया था बेंगलोर, क्योंकि उस टाइम मेरी इमीडिएट, जैसे आज बात हो रही है, वहां सेमिनार है वत्स साहब का, बातचीत की, उसमें बोला ठीक है आप आ जाओ, चल पड़ेंगे। अब तुरंत अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको पता है टिकट महंगी पड़ती है। जनरली बेंगलोर की टिकट जो है वो आपको 6-7 हजार 8 हजार मिल जाती है, लेकिन उस टाइम मैंने इमीडिएट जब बुक की तो तकरीबन मेरे को 12,700 रुपये पड़ी जाने की और 12,000 रुपये आने की। 24,000 रुपये के तो 25,000 का तो फ्लाइट का खर्च हो गया, फिर मैं वहां रहा, होटल का खर्चा भी रहा। तो मेरी अब तक की 18 साल की इस जर्नी में किसी एक प्लान को दिखाने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने वही की थी सर। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, आपको बात है, वहां गया, उस व्यक्ति ने बोला कि यार आज हमारा बॉस आया हुआ है, हमारे ऑफिस में ऑडिट है, मैं चल नहीं पाऊंगा। अब आपको तो ये लगता है कि कोई आदमी 100 किलोमीटर चल के गया होगा, 200 रुपये खर्चा हो गया, 500 खर्च हो गया, तो आपको हो सकता है वहां पे भी तकलीफ हो। अब मैं 24,000 रुपये 25,000 रुपये खर्च करके वहां पहुंचा और उसके बाद पहुंचने के बाद उसने कहा कि हमारा ऑडिट हो रहा है और हमारे बॉस आए हुए हैं, इसलिए संडे को मैं चल नहीं पाऊंगा। जबकि ये बात जो है ना मैंने उसको पहले पूछ ली थी कि संडे को कोई काम तो नहीं, ऑफिशियल काम तो नहीं, सब कुछ कंफर्म कर गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे अगर आपको लगता है एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। अगर आपके साथ हो तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये इसका प्रोसेस का पार्ट है। गेट रेडी फॉर दैट, इसके लिए तैयार रहें। ऐसा हो तो धैर्य रखें, आप एकदम से उतावले ना हो। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, तो अगले प्रोग्राम भी तो होते हैं यहाँ पे, अगले प्रोग्राम में चल पड़े अपन यार, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, आप जाकर के अपना ऑफिस का काम अटेंड करो, मैं प्रोग्राम अटेंड कर जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर मिल लेंगे। इतनी क्या कहूँ आपको, मैंने सॉफ्टनेस से कहा, उसको लगा परली गली से आया था शायद, उसको लगा ही नहीं यार ये आदमी जीन्स से आया हुआ, इतनी सॉफ्टनेस से कहा मैंने उसको। और एनीवे उसके बाद मैं गया, बस साहब का सेमिनार अटेंड किया और मैंने बस साहब को इस घटना का जिक्र किया। तो बस साहब ने कहा कि शरवण जी, अच्छा वहां उसके साथ जो है ना, वहां मैंने प्लान शेयर किया और वहां पे उसके दोस्त थे 2-3, उन सब ने वो प्लान देखा और वहां पे उनके साथ जो है नंबर, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किए और मैं आ गया। प्लान वो क्या नाम, सेमिनार अटेंड किया और आ गया। अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद जब मैं वापस जींद पहुंचा और मैं उस घटना को भूल गया, क्योंकि आदमी जिसको कोई भी बुरी घटना हो, जहां दर्द हो रहा हो, तो आदमी जल्दी भूल जाता है। मैं भूल गया, कोई बात नहीं यार, समय बीतता गया बीतता गया। पंडित जी कहते हैं पूर्व में बोगे तो पश्चिम में काटोगे। आप इस सेमिनार की तैयारी करोगे ना, ये तैयारी आपके अगले सेमिनार में काम आएगी। ऐसा भी हो सकता है। वहां से आने के बाद जो व्यक्ति, मैं गया था एक्चुअली कर्नाटक में गया, बेंगलोर में, जिसको मैंने वहां प्लान दिखाया था, जिसने मेरे को बुलाया था, उसने आज तक नहीं ज्वाइन किया। जो दूसरा दोस्त उसका देख रहा था प्लान, उसकी ट्रांसफर होगी उदयपुर। और जब मैं उदयपुर टूर पे गया, बाई चांस उसने फेसबुक पे मेरी फोटो देखी, उसने कॉल किया मुझे, बोले कहाँ हूँ, मैंने कहा उदयपुर में। बोले सर मैं भी उदयपुर में हूँ। वहां हमारी दोबारा मुलाकात हुई, फिर मैंने उसको वहां प्लान दिखाया और वहां उसको ज्वाइन कराया। उसके बाद उसकी ट्रांसफर होगी, आजकल वो हरियाणा में है, एक अच्छी पोस्ट पे है, अब वो रॉयल्टी चाहिए होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। बस ये है कि हम उतना धैर्य रख लें, ईश्वर आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं देगा। आप 5 टिकट 7 टिकट 10 टिकट लेकर के आप जाइए और पूरी विनम्रता के साथ, पूरे खुले दिल के साथ उसको बताइए कि आने वाली इंडस्ट्री है और मैं अपने साथ काम करने के लिए कुछ पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूं जो मेरे जैसे मजबूत हो, मजबूत। क्योंकि कोई भी आदमी कमजोर आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता। अरे गांव में भी देखो ना, भैंस को भी मजबूत खूंटे से बांधते हैं, कहीं ये खुला गया तो आगे भाग ना जाए। तो कोई आदमी अपनी जिंदगी आपके हाथ में कैसे दे दे? आप उतने मजबूत दिखने चाहिए, आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ वो व्यक्ति कहेगा हाँ यार करेंगे। हम मजबूत आदमी का सम्मान करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप कमजोर होंगे तो सामने वाला सम्मान नहीं करेगा, वो आपको मना कर देगा, नहीं मैं नहीं जाता, या हाँ भर के टाल देगा, तो आएगा नहीं वो। और आखिरी में एक बात और मैं यहाँ नोट करना चाहूंगा, नोट करवाता हूँ आपको, लिख लें कि जिसको आपने टिकट दे दी है उनमें से कोशिश ये करें कि उनको साथ लेकर के आए। देखिए जो तो लोग आपको लगता है ये हाँ ये आ जाएंगे,
है ना। कोई आदमी मजबूत है, मजबूत मतलब वो ठीक ठाक जो है, अच्छा पढ़ा लिखा है, जॉब करता है और अभी 50-60 हजार रुपया, लाख रुपया उसकी सैलरी है, और वो जो है उसने बोला कि चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा, ऐसा उसने बोला हो, तो वहां पे आपने थोड़ा एहतियात बरतना है। थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है, उसको बोलना कि ठीक है सर, सुबह जो है ना मुझे 7 बजे निकलना है, क्योंकि टोहाना का मान लो जींद से किसी को जाना है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो 11 बजे का है, तो सुबह जो है ना मुझे 9 बजे निकलना है, 8:30 बजे निकलना है, और मैं इधर से ही निकलूंगा, आप तैयार है ना, मैं आपको बिठा ले जाऊंगा। उसको ये मत बोलना कि चलो ठीक है सर आप आ जाना, आप ऐसा करना जींद बस स्टैंड पे आ जाना, मैं जींद बस स्टैंड से आपको बिठा दूंगा। अगर वो व्यक्ति जुलाना का है तब भी आप बोल सकते हो, अगर बंदा पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है यार ये बंदा स्मार्ट है, उम्र ठीक है, ठीक कमाता है, डिसीजन पावर है, स्मार्ट कपल है ना, और ड्रीमर है, तो आप बोलना कि मेरे को सुबह जुलाना में किसी व्यक्ति के पास कोई काम है, मुझे यहाँ पे आना है, तो ऐसा करना मैं सुबह आपको साथ ही बिठा के ले जाऊंगा। उसको वहां से बैठा के लाएं और सेमिनार में ले जाएं। कई बार ऐसा होता है, उसने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं आ जाऊंगा, और आप बोलते हैं सर ऐसा करना बस स्टैंड पे आ जाना, मैं आपको वहां से ले लूंगा। बात नहीं बनेगी। कभी कभी इस प्रकार से एक कोई पोटेंशियल व्यक्ति आपके हाथ से निकल जाता है, और अगर ऐसा गलती से कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में आप पकड़ लाए तो सुनील काकसर की तरह एमराल्ड जा सकता है, याद रखना। और आपकी दोनों लेगों में अगर एक एमराल्ड हो, आप स्टार एमराल्ड हो जाएंगे, महीने का इनकम 2.5 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन बात जब बनेगी जब हम फील्ड में जाकर के लोगों को घर जाके इनवाइट करेंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, बात नहीं बनेगी। टैक्सी में मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन चूंकि 8 बज गए हैं, वो हमारा क्या बोलते हैं, वो जो 8 PM वाला यूएस का प्रोग्राम है, उसकी वजह से जो है हम इसको और आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, 8 बज चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपन फिर जो ना एक मीटिंग और कर लेंगे 30 तारीख के आसपास से, ठीक है ना। तब तक आप जो मैंने बताया है उस प्रकार से आप काम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो अभी इस मीटिंग को जो ना हम लोग यहाँ, मेरी तरफ से मैं इतना ही करता हूँ। अगर गुरुनाम जी या अनिल जी कोई और क्वेश्चन है या पवन जी, तो आप लोग कर सकते हैं, हम लोग जो 4-5 मिनट और बात कर सकते हैं। गुरुनाम जी, क्योंकि इस समय मुझे ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड सर ने पूरा डिटेल में अपने को जानकर दी, एक्सप्लेन किया, पूरा उसका विस्तार में जाते हैं ना। पर जो सर जी ने पहली बार जो बताया, मैं रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा।